नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। कमरे तक वो लापरवाह रहा, किंतु कमरे में पहुंचकर उसमें विचित्र सी तेजी आ गई। उसने कमरे में घुसते ही फोन मिलाया, ऑपरेटर से होटल सी फेस का नंबर मांगा। अशरफ से संबंध स्थापित होने पर उसने कहा, कुछ खबर मिली है? अगर दूसरे आदमी को सूचना देकर तुम मुझे डॉक्टर जीएम खान के बाहर मिलो तो अच्छा है, पता लिख लो। और अल्फांसे ने विजय द्वारा लिखा पता दोहरा दिया। वर्तमान परिस्थिति में वो इससे अधिक सावधानी नहीं बरत सकता था। वो मन ही मन मना रहा था कि ऑपरेटर डॉक्टर खान का आदमी ना निकल आए। रिसीवर रखकर उसने चार्ल्स से कहा, शायद तुम्हारे करामात दिखाने का मौका आ गया है। चिंता मत करो टाइगर, चार्ल्स ने मुस्कुरा कर कहा। चार्ल्स तुम्हें नाउम्मीद नहीं करेगा। फिर उन दोनों ने लगभग 15 मिनट में ही पूरी तैयारी कर ली और होटल से बाहर निकल आए। डॉक्टर खान के बंगले से कुछ आगे ले जाकर चार्ल्स ने स्कॉट पिक्चर्स की स्टेशन वैगन रोकी। वे लोग अन्य सामान के साथ 2 स्टेशन वैगन भी अमेरिका से ही अपने साथ लेते आए थे। दूसरी अकबर होटल वाली यूनिट के साथ थी। एक साइड में स्टेशन वैगन खड़ी करके वे दोनों नीचे उतर आए। अपने को अंधेरे में रखते हुए दोनों ने बंगले का विभिन्न दिशाओं से चक्कर लगाया, किंतु विजय कहीं नहीं दिखाई दिया। एक पेड़ के नीचे छाए अंधेरे में दोनों मिले। चार्ल्स ने कहा, वो तो कहीं नहीं है। मुझे पहले ही संदेह था कि वो दुश्मन के बीच फंस गया है। अल्फांसे ने विचारपूर्ण मुद्रा में कहा, अगर वो दुश्मन के हाथ में फंस गया था तो उसने ये पत्र तुम्हारे पास कैसे भेजा? चार्ल्स ने पूछा। तुम विजय को नहीं जानते, अल्फांसे ने हल्के से विनोद के साथ कहा। आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी कब्र में से भी खबर भेज सकता है। अब क्या किया जाए? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे करामात दिखाने का अवसर आ गया है। मैं उसके लिए तैयार हूं, मगर टाइगर मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है? अल्फांसे ने उसे संक्षेप में समझाया। चार्ल्स सिर हिलाता रहा, फिर उसके बाद बोला, हंगामे की तो कोई चिंता नहीं। अगर विजय अंदर है तो कोई चिंता नहीं, और अगर वो अंदर नहीं हुआ तो तब सारी जिम्मेदारी अपनी है। अल्फांसे मुस्कुरा कर बोला, लेकिन वो अंदर ही होगा। चार्ल्स ने बंगले की ओर देखकर धीरे से गर्दन हिलाई और फिर वो बंगले के अंदर घुस गया। चौकीदार ने उसे रोका तो उसने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, मुझे डॉक्टर से तुरंत मिलना है, बहुत खराब हालत है। डॉक्टर साहब इस समय किसी से नहीं मिल सकते। चार्ल्स ने ऐसा अभिनय किया जैसे दर्द की अधिकता के कारण वो जमीन पर लुढ़क जाएगा। चौकीदार ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन न जाने चार्ल्स ने किस दाव का प्रयोग किया कि चौकीदार एक ही झटके में उसके नीचे आ गया। इससे पहले कि चौकीदार अपने गले से चेतावनी का कोई स्वर निकालता, चार्ल्स की उंगलियां उसके गले पर पहुंच चुकी थी। इन कामों में वो दक्ष था। चौकीदार के गले की कोई ऐसी नस उसने दबाई जिससे वो मरा तो नहीं, लेकिन बेहोश तुरंत हो गया। चौकीदार को मुख्य द्वार के निकट की उसकी कोठरी में डालकर चार्ल्स फिर आगे बढ़ा। अपना पेट पकड़े हुए वो बंगले की इमारत में घुसता चला गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही उसने चीखना शुरू किया, ओए डॉक्टर, मैं मरा। आए डॉक्टर, डॉक्टर, तुम कहाँ हो? डॉक्टर के तीनों नौकर उसके सामने आ गए। उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए उनमें से एक ने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा, डॉक्टर इस समय नहीं मिल सकते। अरे मैं मरा। चार्ल्स अपना पेट पकड़े हुए मछली की तरह उछला और उनके बंधन से निकल गया। हे भगवान, डॉक्टर मुझे बचाओ। वो चीखता हुआ इधर उधर भाग रहा था और डॉक्टर को पुकारता हुआ वो दूसरे कमरे में पहुंच गया। हबीब और इकराम भी वहां पहुंच गए। पांचों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। भयंकर पीड़ा से तड़पते हुए मरीज का सफल अभिनय कर रहा था चार्ल्स। वो इन पांचों के हाथों से ही छिटक जाता था। इन लोगों की समझ में नहीं आया कि पीड़ा से बिलबिलाते इस मरीज को किस तरह संभालें। इकराम डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा। चार्ल्स तड़पे जा रहा था और उन लोगों के बस में नहीं आ रहा था, और इस धमा चौकड़ी में वो जिस उद्देश्य के लिए आया था वो आंशिक रूप से तो सफल हो गया। मुख्य उद्देश्य विजय के संबंध में पता करने का था।
किंतु उसके साथ ये जानना भी आवश्यक था कि बंगले में कुल कितने व्यक्ति हैं। डॉक्टर समेत 6 व्यक्तियों से अधिक की आशा उसे नहीं थी। अगर होते तो अब तक आ लिए होते। डॉक्टर को वो पहचानता नहीं था, किंतु इन लोगों के ढंग से ये अनुमान उसने लगा लिया था कि इनमें से कोई भी डॉक्टर खान नहीं है। वो उन लोगों को पटकता हुआ स्वयं भी छिटक रहा था, किंतु साथ इस बात का आश्चर्य भी था कि डॉक्टर खान अब तक क्यों नहीं आया। इकराम चार्ल्स के चेहरे पर पीड़ा के भाव देखकर कुछ बौखला सा गया। उसे लगा कि अगर ये गोरा यहां मर गया तो कहीं कोई झगड़ा न पैदा हो जाए। उसने जाकर वो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया जिसमें डॉक्टर और विजय बंद थे। उसका ख्याल था कि डॉक्टर विजय को अब तक अपने काबू में कर चुका होगा। दरवाजा पीटता हुआ इकराम चिल्लाया, डॉक्टर बाहर आइए, आपके एक मरीज ने बुरी तरह ऊधम मचा रखा है। दरवाजा खुला और अपने सामने सही सलामत विजय को देखकर उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आबनूस का डंडा विजय के हाथ में था। इकराम को पता ही न चला कि कब विजय का हाथ ऊपर उठा और आबनूस का डंडा टन से उसकी खोपड़ी से टकराया। तब कुछ सितारे से छिटके और उसका मस्तिष्क अंधेरे में डूब गया। विजय ने उसे गिरने नहीं दिया। दूसरे हाथ से संभाल कर उसने उसे अंदर खींच लिया। विजय डॉक्टर से मालूम कर चुका था कि बंगले में इस समय उस समेत कुल 7 व्यक्ति हैं और उनमें हबीब और इकराम के पास ही पिस्तौलें हैं। चौकीदार भी शामिल। 2 काबू में आ गए थे, बाकी बचे 5। इकराम के आने के बाद उसने सोचा कि पहले उन 5 को भी काबू में कर ले। उनमें से अब केवल एक के पास हथियार था। उसकी उसे विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि वो बांग्लादेश सरकार के लिए काम कर रहा था। इसलिए दुश्मन शायद पिस्तौल का प्रयोग करते हुए एक बार हिचक जाए। उसके हिचकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। डंडा किसी पुलिसमैन की तरह उसके हाथ में था। हंगामे की आवाज सुनकर वो उस कमरे में पहुंचा जहां चार्ल्स अब भी भयंकर पीड़ा से त्रस्त मरीज का नाटक करते हुए हड़बोंग मचा रहा था। वो अकेला उन चारों के कब्जे में नहीं आ रहा था। उन चारों के चेहरे पर अजीब सी परेशानी के भाव थे जो विजय को देखकर आश्चर्य में बदल गए। वे सब ठिठक गए। चार्ल्स ने भी नाटक छोड़कर विजय की ओर देखा और उसे सही सलामत पाकर मुस्कुरा दिया। सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को हबीब ने ही समझा और उसने अपनी पिस्तौल निकालने की चेष्टा की, लेकिन विजय के हाथ से निकला आबनूस का डंडा सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। चोट नाक की हड्डी पर लगी और अंतर्नाद करता हुआ हबीब छिटका। चार्ल्स ने एक नौकर को उठाकर पटक दिया। विजय दूसरे पर लपका और तभी उनकी सहायता के लिए अल्फांसे भी अंदर प्रविष्ट हुआ। उन तीनों को स्थिति पूरी तरह काबू करने में पूरा 1 मिनट भी तो नहीं लगा। विजय ने अल्फांसे से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? बाहर से बंगले को घेरे हुए हैं। इसके बाद अल्फांसे ने उसे बताया कि कैसे उसका संदेश देर से मिला और वे लोग यहाँ पहुंचे। जब चार्ल्स अंदर पहुंचा तो अशरफ भी दूसरे साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उन्हें बंगले को घेरने का आदेश देकर वो ये देखने के लिए अंदर घुसा कि कहीं चार्ल्स को उसकी सहायता की आवश्यकता तो नहीं। अंत में अल्फांसे ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में होगे, मगर यहाँ तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात हो गई। हाथी अंदर पड़ा हुआ है। बंगले पर पूरी तरह अधिकार हो चुका था, इसलिए वे लोग निश्चिंत तो थे, लेकिन फिर भी बाहरी खतरे की संभावना को ध्यान में रखकर अशरफ और दूसरे लोगों को बंगले की सुरक्षा के लिए बाहरी नियुक्त रखा। विजय अल्फांसे के साथ उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें डॉक्टर और इकराम बंद थे। चलते चलते अल्फांसे ने पूछा, शहबाज तक पहुंचने के लिए रोशनी की कोई किरण भी नजर आई या नहीं? मेरा अनुमान तो है कि रास्ता देखने के लिए पूरी टॉर्च ही मिल गई है, विजय बोला। वैसे अब पता लग जाएगा। उन दोनों दिग्गजों के सम्मुख तो एक बार गूंगा भी बोलने लग जाए। फिर डॉक्टर खान को तो विजय पहले ही काफी तोड़ चुका था। डॉक्टर खान की जुबान खुलवाने में उन लोगों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।